गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए। तो फिर सब बच्चा लोग, अगर भी तुम उस देवदास के गम में बैठे हुए हो कि हमारा क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो भैया छोड़ो और आगे बढ़ो। जितना जल्दी उस गम को भुला के आगे की तैयारी करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और जो बच्चे अब अटेम्प्ट देंगे फर्स्ट टाइम, तुम अपने पूरे जोश के साथ तैयारी करो, ठीक है। और बहुत से बच्चों में मिसकंसेप्शन होती है कि मॉड्यूल नहीं पढ़ेंगे मैम वैसे पास हो जाएंगे। देखो, मॉड्यूल तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम अपने सीनियर से कितना रिव्यू लेते हो या नहीं लेते हो। मॉड्यूल तो तुम्हें एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीज क्लैरिटी के साथ दे रखी है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बच्चे कहते हैं मैडम आपका नाम, तो मेरा नाम आपको दिख रहा होगा, अंजलि शर्मा मेरा नाम है। तो आज हम जो करेंगे, चैप्टर कवर करेंगे, वो सीए इंटर ऑडिट का चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे, जो कि पार्ट्स में आएगा, ठीक है। वो है आपका ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। तो हम आज अब ऑडिट एविडेंसेस करने वाले हैं, तो फटाफट से अपने जाओ अपनी स्पीड में और अपना मॉड्यूल लेके आओ, अपने पेन पेंसिल नोट्स लेके आओ। देन विल स्टार्ट इट, ओके। चलिए बच्चा लोग, शुरू करते हैं। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर 4। और चैप्टर 4 है ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, क्या आपने जो भी किया कि ऑडिटर का काम क्या होता है। ऑडिटर का काम होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इज कलेक्टेड एंड गिवन बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज ऑडिटर। तो वहां पे एक वर्ड आया था ऑडिट एविडेंसेस। अब ये ऑडिट एविडेंसेस क्या होता है, अगर मैं इसकी प्योर हिंदी करूँ तो ऑडिट आपको पता है, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, कि किस बेसिस पे या किस एविडेंस के बेसिस पे ऑडिटर ये रीजनेबल अश्योरेंस देगा जो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, या वो आपका ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करती है, ओपिनियन जो देगा, ठीक है। तो वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर नंबर 4 है, ये आपके दो भागों में बटा हुआ है। कि आपको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले बेटा आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो स्टार्टिंग अब चैप्टर की करेंगे ऑडिट एविडेंसेस के बारे में, ठीक है। ऑडिट एविडेंसेस का आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, सॉरी, एसए है। एसए 500 डील करता है ऑडिट एविडेंसेस से। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये जो जितने भी चैप्टर हैं दे आर को पैरेलली कंबाइंड विद ऑडिट एविडेंसेस, सॉरी, एसए अकाउंट और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ ये पैरेलल है, ठीक है। तो बहुत सी सारी चीजें इन चैप्टर में ली गई हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के बेसिस पे। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका ये लगा जाइए हाफ स्टैंडर्ड कवर हो जाता है। ऑल्दो आपको सेपरेट भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज है। सेकंड प्रोसीजर, जो सेकंड पार्ट है जो इसका हाईली रेलेवेंट है, वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है और अदर प्रोसीजर। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोसीजर्स फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस, इसकी ब्रॉड हेडिंग में बताऊं तो प्रोसीजर्स फॉर ऑडिट एविडेंसेस विच इज परफॉर्म बाय द ऑडिटर। भैया ऑडिटर को कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, तो वो प्रोसीजर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो बच्चा लोग सबसे पहली बात करेंगे कि ऑडिट एविडेंसेस के अंदर मैम हमें क्या पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले ऑडिट एविडेंसेस के अंदर भैया उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे। मीनिंग के बाद ये पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है। ऑडिट एविडेंसेस के फैक्टर कैसे अफेक्ट होते हैं, और ऑडिट एविडेंसेस के फैक्टर अफेक्टिंग के बाद क्या क्या, मतलब क्या क्या चीजें हैं, और किस टाइप के, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस पढ़ने वाले हैं हम इसमें। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसके बीच में एक टॉपिक आएगा कि व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, भैया ऑडिटर को क्या परफॉर्म करने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। क्यों परफॉर्म करने हैं, ताकि वो क्या कलेक्ट कर सके, ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर सके। तो कौन कौन से वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको एक चार्ट समझना होगा, ठीक है। वो चार्ट क्या होगा भैया, सो अब मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद में आपको नेक्स्ट लेवल पे एक आपको मैं आइडिया दूंगी, आइडिया क्या है। तो यहाँ पे जब आप प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रोसीजर आपको बताए गए हैं। एक बताया गया आरएपी प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। एक आपको बताया है ओपी यानी कि अदर प्रोसीजर्स, ठीक है। रिस्क असेसमेंट में प्रोसीजर्स में भी आपकी बुक में दे रखा है ऑडिट एविडेंसेस प्रोसीजर्स। तो वो जो ऑडिट एविडेंसेस प्रोसीजर दे रखे हैं, जैसे कि इंक्वायरी दे रखा है, रीअसेसमेंट दे रखा है, ठीक है, रिकैलकुलेशन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है, वो आपके आते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में।
जो अदर प्रोसीजर हैं दे आर फर्दर सब डिवाइडेड, जो फर्दर सब डिवाइडेड है वो किस में है बेटा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। किस में डिवाइडेड है आपका, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ओके, तो चलिए मैं आपको ये चार्ट बनवाती हूँ, और मेरे साथ ये चार्ट बनवाओ। स्टार्टिंग में ही बनवाते हैं, लेकिन मैं फिर आपको जब मैं प्रोसेस कराऊंगी तो मैं आपको ये फिर बताऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले ऐसा करते हैं कि ऑडिट एविडेंसेस पढ़ते हैं कि ऑडिट एविडेंसेस होते क्या है, और फिर पढ़ेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो आई थिंक सो कि तब ये चार्ट बनाना और बेहतर रहेगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन आपको ये बात पता चल गई कि हम कौन सी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले ऑडिट एविडेंसेस में आपको मीनिंग करना है, देन ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी एंड रेलेवेंस आपको स्टडी करना है, सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएसी दोनों टर्म्स समझेंगे हम। एक्चुअली चार हैं, बट कॉम्बिनेशन में दो है, कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। रिसोर्सेज क्या है ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने के, ऑडिट प्रोसीजर्स जो मैं अभी आपको बता रही थी, जो अभी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बता रही थी मैं आपको, और अदर प्रोसीजर्स, और लास्ट में पढ़ेंगे इवेलुएशन। जब तक आप अपने आप को भी इवेलुएट नहीं करते, अपनी तैयारी को भी, आप कभी श्योर नहीं हो सकते कि आपकी तैयारी कितने परसेंट है और आपकी तैयारी किस लेवल पे है। वैसे ही सेम चीज होती है बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल में, कि अभी आपको अपनी परफॉर्मेंस या कोई भी हो, ऑडिट की परफॉर्मेंस, ये सब आपको क्या करना पड़ता है, इवेलुएट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले बेटा ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग, ऑडिट एविडेंसेस का मीनिंग क्या होता है। तो एज पर SA 500, आपका अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 500 दे रखा है, उसके हिसाब से ऑडिट एविडेंसेस क्या है। इस बोल्ड में मेरी ब्लू बॉक्स है, आपका पता नहीं कौन सा बॉक्स होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ऑडिट एविडेंसेस एक इन्फॉर्मेशन है, अब सबूत तो नहीं है ना भैया, सब इन्फॉर्मेशन ही होती है। तुम क्रिमिनल सीन देखो, कुछ भी देखो, एक इन्फॉर्मेशन होती है, एक आपकी हिंट होता है, यूज बाय द ऑडिटर। तो भैया ऑडिट एविडेंसेस एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर के द्वारा यूज होती है अपने कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। किसके लिए कंक्लूजन, जो वो अपना ओपिनियन देता है। क्या ओपिनियन देता है भैया, कुछ भी ओपिनियन दे सकता है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है या नहीं करती, मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, एडवर्स ओपिनियन दे सकता है। तो वो ओपिनियन किस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, राइट। इट इंक्लूड्स बोथ इंफॉर्मेशन कंटेन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। अब इसके अंदर भैया ऑडिट होता है हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो ऑडिट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या अदर इंफॉर्मेशन हो, वो यहाँ पे क्या होती है, यूज होती है आपकी। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे मैम अदर इंफॉर्मेशन क्या यूज हो सकती है, इससे क्या इफेक्ट है। तो मैं हमेशा से एक एक एग्जांपल आपको देती हूँ, और अब फिर से मैं एग्जांपल देती हूँ। तुम्हारे पास ऑडिट एविडेंसेस है, तुम्हारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश के ऑडिट एविडेंसेस वगैरह सारी चीज अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन क्या है कि आपकी कंपनी के अंदर, मतलब जिस कंपनी का तुम ऑडिट कर रहे हो, उसमें चाइल्ड लेबर वर्क करती है, राइट। अगर ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है और नहीं मिलती, तो क्या इफेक्ट है। आप चाइल्ड लेबर एक्ट में पढ़ेंगे, तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाइल्ड लेबर का यूज करती है, तो उसको पेनल्टीज पे करनी पड़ती है, वो भी ह्यूज अमाउंट पे पेनल्टी पे करनी पड़ती है, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे उससे ज्यादा हो सकती है, राइट। अगर ऑडिटर को ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ भी नहीं है, कोई नंबर्स मौजूद नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है ऑडिटर के लिए। क्यों भैया, ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि देखो भैया, जब तक ये बात छुपी है छुपी रहे दो, लेकिन किसी ने अगर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में चाइल्ड लेबर का यूज होता है, तो तुम पे ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी लग सकती है। अब जैसे ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगेगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस होगा खाली, जिससे इफेक्ट होगा तुम्हारी एसेट्स पे, राइट। और तुमने तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ इनकम में तुम्हारा वो ब्लिंकिंग रेड मार्क आ जाएगा, रेड फ्लैग, कि भैया पेनल्टीज नहीं है। जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आप शेयर होल्डर्स हैं, अगर आप शेयर्स इशू करते हैं आपकी कंपनी, तो शेयर इशू करने पर आप पे क्या हो जाएगा, आपके इन्वेस्टर्स को नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। अगर आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो अभी कुछ 1-2 महीने पहले जो कोटक महिंद्रा बैंक है, विच इज अ लीडिंग बैंक, जो काफी अच्छे बैंकों में से आता है, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने मतलब क्या किया, उनके ऑडिट प्रोसीजर्स में, ऑडिट ऑफ देयर इंटरनल ऑडिट, और उसमें कुछ डिफेक्ट पाया गया है। ठीक है, जो आपकी जो जीरो बैलेंस अकाउंट खोलता था ना, कोटक महिंद्रा ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन, तो वहां पे कुछ डिफेक्ट पाया गया है। तो उसके हिसाब से भैया जो RBI है, उन्होंने कोटक महिंद्रा पे एक पेनल्टी लगाई है कि अगले 1 साल तक आप लोग ऑनलाइन जीरो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। आप सेविंग अकाउंट कर सकते हैं विद सम अमाउंट, बट जीरो बैलेंस पे अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। और कुछ मॉनेटरी पॉलिटी, कुछ मॉनेटरी वो भी लगाई है, और उनकी जो एप्लीकेशंस है
वो भी एप्लीकेशन डाउन कर दिया, पता नहीं बंद कर मतलब एप्लीकेशन तो चल रही है, ठीक है। तो लेकिन कुछ सिस्टम उसमें नहीं है। तो ये होता है कि ये जो पेनल्टी वाला केस था बेटा, इसमें कोई मॉनेटरी टर्म इंक्लूड नहीं था, बट आपने कुछ ऐसा किया या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा प्रोसेस में जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है। अब ऑडिट तो सिर्फ नंबर्स का ऑडिट नहीं है ना, ऑडिट तो क्या है, ऑडिट ओपिनियन है, जो कि शेयर होल्डर्स, जो कि आपके यूजर्स और इंटेंट यूजर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चाहिए होता है, बैंकों को चाहिए होता है, टैक्स को चाहिए, टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, लॉ डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, सब चीजों को समझ पा रहे हैं आप, इसलिए बोला है कि दोनों इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द ऑडिटर। अब जैसे कि आप एक इसके मैंने हमेशा बोला है इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलिस्ट्रेशन से आसत पढ़िए। द ऑडिटर ऑफ जेपीजे लिमिटेड explained to the audit team members about the relationship between audit evidences and the opinion of the auditor. Explain the relationship between audit evidences and opinion of the auditor. There exists a very important relationship between audit evidences and the opinion of the audit. While conducting an audit of the company, obviously they very very important है भैया, तुम्हारा audit evidences तुम्हारा opinion audit evidences पर depend करता है, okay, so that's a very very important thing. Now next step I explain this further, the audit evidences includes, audit evidences के अंदर क्या क्या आता है, तो भैया ऑडिट एविडेंसेस के अंदर तो इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड, कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भैया, लेजर आ सकते हैं, इनवॉइसेस आ सकते हैं, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, चेक्स आ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती है, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, टैली सॉफ्टवेयर, सैप यूज कर रहे हैं उसकी शीट आ सकती है, वाउचर्स आ सकते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं या आपकी एनुअल जनरल मीटिंग बोर्ड मीटिंग्स होती है, उनके मिनट्स आ सकते हैं, ठीक है। रिटन कंफर्मेशन विद ट्रेड पेपर, जो ऐसे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 580 में आता है, रिटन कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंटरनल कंफर्मेशन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेपर्स आ सकते हैं, मैनुअल्स आ सकते हैं इंटरनल कंट्रोल की, तो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो गई, राइट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बच्चा लोग टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। तो ऑडिट एविडेंसेस आपके टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। नेचर का मतलब है किस टाइप के ऑडिट एविडेंसेस है, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें किस टाइप पे मिली है, वो भैया विजुअल भी हो सकती है। विजुअल का मतलब क्या होता है कि आप सिस्टम में देख रहे हैं, तो सिस्टम में ऑडिट ट्रायल वो है। ओरल भी हो सकती है, आपको एम्प्लॉय से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि भैया ये लोग ऐसे 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 मतलब इनके घर चलता है, टैक्स पेनल्टी नहीं दी है, वॉट एवर। डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, पूरा डॉक्यूमेंट्री मोस्टली के पूरे जो मिनट्स है, मीटिंग है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट्री। डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, सोर्स का मतलब है कहाँ से लिया है ऑडिट एविडेंसेस। तो फर्स्ट वन इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज से आप मिनट्स रीड करते हैं, जो कि कंपनी सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता है, वो आपका विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। आप मैनेजमेंट से वाउचर्स लेते हैं, आप मैनेजमेंट से सारी चीज लेते हैं, वो इंटरनल है। एक्सटर्नल क्या होता है, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं क्रेडिटर से, आप बैंक स्टेटमेंट्स लेते हैं, आप सारी ये लोन एग्रीमेंट वगैरह चेक करते हैं, तो ये है एक्सटर्नल। तो बेस्ड अपॉन दिस, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर तीन है, और विजुअल, डॉक्यूमेंट्री और ओरल, और डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स टू है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन नेचर, विजुअल, फिजिकल फॉर्म वेरिफिकेशन में क्लाइंट, विजुअल का मतलब है आप जाके क्लाइंट के वहां पे जाके आप इन्वेंट्री काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, क्या इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दैट्स कम्स इन द विजुअल। ओरल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो, तो मैनेजमेंट ने और वेरियस ऑफिसर्स ने आपको क्या बोला, प्रोसेस कैसे रहता है, क्या रूल प्रोसेस रहता है क्लाइंट के साथ, ओके। थर्ड वन इज अ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री में मैंने बोला था रजिस्ट्री देख रहे हो, लोन सर्टिफिकेट देख रहे हो, एग्रीमेंट देख रहे हो, सेल्स बिल देख रहे हो, इनवॉइसेस देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स का मतलब होता है इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या है बेटा, एविडेंसेस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इंटरनल, जैसे क्रेडिट नोट जो कि ऑर्गेनाइजेशंस खुद ड्राफ्ट करते हैं, रिसीप्ट नोट्स, फॉरवर्डिंग नोट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, कॉपीज ऑफ कैश मेमोस, ये सारी चीजें किसमें आती है भैया, इंटरनल एविडेंसेस में। एक्सटर्नल एविडेंसेस का मतलब होता है परचेज, सप्लायर चलान, डेबिट क्रेडिट नोट्स, कोटेशन, पार्टीज कंफर्मेशंस, ये सारी चीजें आएंगी आपकी एक्सटर्नल सोर्स में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि इंटरनल और एक्सटर्नल में से मोर रिलायबल जो ऑडिट एविडेंसेस है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे आप मार्क कीजिए, इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का हल आपको यहाँ मिलेगा, आंसर मिलेगा
The external evidences is generally considered to be more reliable. Very important, स्टाफ मार्क करो यहाँ पे. They come from the third parties. भैया वो तीसरी पार्टी से आता है और माना जाता है कि आप अगर इंटरनली कोई चीज लेंगे तो मैनिपुलेशंस होने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी से लेंगे तो मैनिपुलेशंस होने के इतने ज्यादा चांसेस नहीं है. एंड दैट व्हाट इज रिटन ओवर हियर, who are not normally interested in the manipulation. However, auditor, but क्या बोला, auditor has any reason to doubt. अगर auditor को लगता है कि भैया थर्ड पार्टी पे कुछ गड़बड़ कर रही है, तो थर्ड पार्टी से भी वो मटेरियल एविडेंसेस मांग सकता है या उसको गो थ्रू कर सकता है. एंड ऑर्डिनरी रूल, द ऑडिटर शुड ट्राई टू मैच. तो भैया आप ऑडिटर जाए कहाँ, एक्सटर्नल जाए इंटरनल जाए, तो ऑडिटर को भैया इंटरनल एविडेंस प्लस एक्सटर्नल एविडेंस, जैसे कि इंटरनल एविडेंसेस आपने रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट देख लिया, लेजर्स देख लिया, आपको वो एक्सटर्नल एविडेंस यानी कि जो डेबिट क्रेडिट नोट आपने, सॉरी फॉर एग्जांपल आपने किया, आपने अपने कंपनी के लेजर्स पे परचेज रिटर्न देखी, तो परचेज रिटर्न देखने के बाद भैया आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट, जो कि देखना पड़ेगा आपको जो एक्सटर्नल पार्टी से आपको मिला. ठीक है, तो ये था आपका. बेटा मैं एक चीज और इस क्लासेस में क्लियर करूंगी, मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये चैप्टर का बेस समझा रही हूँ, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं मॉड्यूल से, और यही आपकी मेन चीज है. अब मैं वर्ड टू वर्ड आपको लिखना, आपको एक एक पॉइंट अगर बताऊंगी तो रट्टाफिकेशन हो गई है. ठीक है, तो मेरी इस क्लासेस में वो बच्चे, अगर आपको नहीं ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तो आई एम सॉरी, बट एज ऑफ नाउ मेरा जो क्लासेस का मेन स्कोप होता है कि आपको मीनिंग में डीपली समझा सकूं कि बोल क्या रहा है, आपको समझ आ सके. ठीक है, क्योंकि आई एम प्रेटी मच श्योर दैट यू आर फॉलोइंग सब नोट्स, आप सब लोग अपने नोट्स कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रहे होंगे, तो वहां से आप रीडिंग लेके कर सकते हैं. तो वहां पे जब आप मीनिंग समझेंगे यहाँ पे, और जब आप अपनी एक्स्ट्रा मटेरियल बुक पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप उनके मीनिंग को गो थ्रू कर. ठीक है, आपको कोई ड्वाइट शंखा जो भी कुछ आता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में देख सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, आई विल पर्सनली मैं उन कमेंट का रिप्लाई करती हूँ. ओके, और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रही है या आपको लगता है कि किन्हीं और पर्सन्स के लिए हेल्पफुल है जो कि सीए इंटर का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप उन तक प्लीज शेयर कीजिए. ठीक है, एक मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर दबा दीजिए, क्योंकि एक लाइक से कुछ नहीं आता. ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो. राइट, ओके. नेक्स्ट है आपका रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस. तो वो दो शब्द होते हैं, दो शब्द कौन से होते हैं, एक होता है रेलेवेंस, एक होता है रिलायबिलिटी. द ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ऑडिटर को मैंने हमेशा बोला है अपना ओपिनियन देना पड़ता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर है. ठीक है, ही शैल कंसिडर, उसको कंसिडर करना पड़ता है अबाउट द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसको अपना ओपिनियन देना है कि ट्रू एंड फेयर है. ये ओपिनियन उसने किस पे से ड्राफ्ट किया, ये ओपिनियन उसने ड्राफ्ट किया कि ऑडिट एविडेंसेस. अब ऑडिट एविडेंसेस अगर रिलायबल होंगे और अगर रेलेवेंट होंगे तभी तो वो एक करेक्ट ओपिनियन पे पहुंच पाएगा. अगर ऑडिटर के द्वारा कलेक्ट किए गए ऑडिट एविडेंसेस या ऑडिटर के द्वारा यूज किए गए ऑडिट एविडेंसेस रिलायबल या रेलेवेंट नहीं है, तो भैया आपका ओपिनियन सही नहीं आएगा. नाउ अब पढ़ते हैं कि ऑडिट एविडेंसेस और रिलायबिलिटी और रेलेवेंस का मतलब क्या होता है. तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इज अफेक्टेड बाय द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी इंफॉर्मेशन इज बेस्ड. तो रिलायबिलिटी पहले रेलेवेंस पढ़ा जाता है. रेलेवेंस का मतलब क्या होता है, रेलेवेंट, जरूरी है या नहीं है. ठीक है, relevance deals with logical connection bearing upon the purpose of audit procedures which are appropriate. भैया तुम जिस चीज के लिए ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हो, जो चीज तुम्हें ऑडिट करनी है, क्या वो उसके लिए रेलेवेंट है. रेलेवेंस का मतलब है आप सेल्स का ऑडिट चेक कर रहे हो, तो ऑब्वियस की बात है तुम लोग परचेज रिटर्न थोड़ी ना देखोगे, पर सेल्स के लिए सेल्स रिटर्न आप चेक करेंगे, तो दैट इज रेलेवेंट फॉर योर ऑडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. ठीक है, तो लॉजिकल है कि भैया जो आप ऑडिट एविडेंसेस यूज कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए. नेक्स्ट वन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इज टू टेस्ट द ओवर स्टेटमेंट in the existence or valuation of accounts payable, the testing the record accounts payable
may be relevant audit procedures. Okay. A given set of audit procedure may provide audit evidences that is relevant to certain assertions. मैम assertions का मतलब क्या होता है? Assertions का मतलब होता है बेस. जिस बेसिस पे आपने सेल्स लिखी है मैनेजमेंट ने, जिस बेसिस पे आपने परचेज लिखी है, ठीक है, तो ये चीज है आपकी. नाउ अब क्या बोल रहा है कि भैया रेलेवेंस और रिलायबिलिटी चेक करने के लिए आपका सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है. सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या है? आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल फिगर है तो आप रीअसेसमेंट रीएक्सेसमेंट कर सकते हैं. राइट? क्लियर हो गया? yes. अच्छा, अब यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल और मैम सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स है क्या? बेटा ये आपका अदर रिस्क प्रोसीजर्स में आएंगे. अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मैं मतलब बताती हूँ क्या है, अभी ज्यादा दिमाग मत चलाओ. टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि भैया ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल कैसा है. कंट्रोल का मतलब है पॉलिसीज जो फ्लो फॉलो करता है, जो प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं. टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, डिटेक्टिंग, तो वो आपको एज एन ऑडिटर आपको टेस्ट करना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड द टेस्ट ऑफ कंट्रोल. व्हाट आर सब्सटेंशियल प्रोसीजर? सब्सटेंशियल का मतलब होता है नेक्स्ट, अनदर. तो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करिए. अब सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स में क्या होता है कि भैया आपको डिटेल्स चेक करनी है हर की, और आपको क्या चेक करना है? एनालिटिकल प्रोसीजर. डिटेल्स का मतलब है हर एक आइटम को आप देखेंगे, उसको वाउचर्स के साथ लेजर्स के साथ मैच करेंगे, उसका ऑडिट ट्रायल करेंगे. राइट? तो ये है आपका रेलेवेंस जो हमने पढ़ा. सिमिलरली रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपने यूज की, चाहे वो किस नेचर से आई हो, एक्सटर्नल है इंटरनल है, ओके, वो कितनी रेलेवेंट है, कितनी रिलायबल है, कितनी भरोसे लायक. ठीक है. Now, therefore, generalization about reliability of various kinds of audit evidences are subject to the important exception. बट बेटा कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं. आप 100% ठप्पा नहीं लगा सकते कि ये करेक्ट है, रेलेवेंट है, ये नहीं है. तो एक एग्जांपल दे रखा है. एक एग्जांपल है, इंफॉर्मेशन obtained from independent external source may not be reliable if information is not acknowledged. अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी ने एक्नॉलेज नहीं की है, बस सुनी सुनाई बातों पे आप पहुंच रहे हैं, तो दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट सो रिलायबल. अब दैट इज द मेन थिंग. While recognition of exception may exist, the following generalization about reliability. तो भैया exceptions हो सकती हैं कि 100% reliability आपको नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे कुछ आपकी generalizations है, वो आपको कंसिडर करनी है. क्या कंसिडर करनी है? The reliability of audit evidences is increased when it is obtained from independent source. तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सेप्शंस होने के बावजूद भी आप किसी भी ऑडिट एविडेंसेस की रिलायबिलिटी वगैरह कैसे कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले है कि अगर आपको ऑडिट एविडेंसेस आउटसाइड द एंटिटी मिलता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मोर रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ा देता है, मैनिपुलेशन होने के चांसेस कम है. सेकेंड है, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इज जनरली इंटरनली इंक्रीज व्हेन रिलेटेड. अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा सॉलिड है, तो आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन जो मिली है उसकी रिलायबिलिटी, उस ऑडिट एविडेंस, उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को बढ़ा देगा. क्योंकि आपको पता है हर चीज इनकी इंटरनल कंट्रोल एक फ्लो से जाती है, एक चार्ट से जाती है. राइट? तीसरा, जो ऑडिट एविडेंसेस डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्जर्व करता है, जैसे कि स्टॉक का, स्टॉक की कैलकुलेशन या स्टॉक की वैल्यूएशन देख रहा है, वो ऑब्जर्व करता है, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है एज पर किसी ने वो इंफॉर्मेशन दी है. करेक्ट? तीसरा क्या है? ओरल से ज्यादा जो डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है, पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, वो ज्यादा रिलायबल होता है विद एक्नॉलेजमेंट. क्लियर? तो रिलायबिलिटी इस बेसिस पे डिपेंड होती है. नाउ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से जो ऑडिट एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं, दे आर मोर रिलायबल देन द फोटोकॉपीज और ज़ेरॉक्स. राइट? तो यहाँ पे आ जाइए. अब आपका नेक्स्ट है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्वेश्चन आता है, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इंक्रीजेस व्हेन. सो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इंक्रीजेस व्हेन, जब वो डायरेक्टली ऑडिटर से ऑब्टेन हुआ हो, जब वो डायरेक्टली इंटरनल सोर्स से ऑब्टेन हुआ, बट द कंडीशन इज इंटरनल सोर्स आपके बहुत ज्यादा इफेक्टिव होने चाहिए, ऑब्टेन फ्रॉम डॉक्यूमेंट्री फॉर्म. तो ये चीज क्लियर?
ठीक है। नाउ एक बड़ा सा वर्ड आता है, ये कीवर्ड्स भी आप लिख सकते हैं, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएशंस आर इंटररेटेड, एप्रोप्रिएटनेस सॉरी। सो सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, एंड एप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, दैट इज। अच्छा, एप्रोप्रिएट का ही पार्ट है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। सफिशिएंसी क्वांटिटी है कि भैया कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। अब भैया कैश है, करोड़ों की टर्नओवर हो रही है और तुम 10-10 रुपए का कैश के पीछे भागोगे। यस, कई केसेस में इंपॉर्टेंट होता है, बट कई केसेस में आप कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कोई 10 रुपए की स्टेशनरी खरीदी किसी कंपनी ने, आप उसका 10 रुपए का बिल मांग रहे हो, तो दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर दैट। ठीक है, क्वांटिटी है। या फिर जितने लाख की ज्यादा सेल है, करोड़ों की सेल है, आप उसी हिसाब से उनका लेजर्स वगैरह चेक करोगे। नाउ एप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या है, क्वालिटी कैसी है ऑडिट एविडेंसेस की, राइट। इंफॉर्मेशन आप खुद ले रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो सब एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड करती है उसकी रेलेवेंस और रिलायबिलिटी पे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, द नेक्स्ट वन इज, so this is a chart, a measure of quantity of audit evidences and quality of audit evidences. Now we'll have something, obtaining sufficient and appropriate audit evidences by auditor. So auditor क्या बोल रहा है, the auditor shall design and perform, जो audit procedures हम आगे पढ़ेंगे, तो audit procedure auditor को इस तरीके से डिजाइन करने चाहिए कि दैट आर एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस, भैया जो बिल्कुल सटीक हो, एप्रोप्रिएट हो, कि भैया जब ऑडिटर ऑडिट एविडेंसेस की सफिशिएंट और एप्रोप्रिएटनेस जब मैं बोलूंगी तो रेलेवेंट और ये सारी चीजें वो आपका करेक्ट हो सके। Audit evidences is necessary to support the audit opinion and report. तो you know कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो विदाउट ऑडिट एविडेंसेस नहीं दिया जा सकता। अगर किसी भी चीज का ऑडिट ओपिनियन ऑडिट एविडेंसेस नहीं है, तो ऑडिटर या तो मॉडिफाई करेगा रिपोर्ट या एडवर्स रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगा। ठीक है, सो नाउ दे आल्सो इंक्लूड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर सोर्स। तो अभी हमने जैसा ऊपर पढ़ा कि खुद की इंफॉर्मेशन भी, इंटरनल इंफॉर्मेशन भी, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी, सारी चीजें ऑडिटर कलेक्ट करेंगे। Okay. चलिए देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, in addition in some cases the absence of information, for example management refusal। अब बहुत बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, is used by the auditor, therefore it also constitutes the audit evidences। तो ये भी एक ऑडिट एविडेंसेस बनता है कि मैनेजमेंट ने प्रूफ देने को मना कर दिया। तो इस ऑडिट एविडेंसेस के बेस पे ऑडिटर अपनी मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा, डिस्क्लेम करेगा अपने ओपिनियन को, भैया मैं कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकता, क्योंकि जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, क्या इंफॉर्मेशन मिली कि मैनेजमेंट ने रिफ्यूजल कर दिया, वो इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंसेस है। इसके बेसिस पे ऑडिटर ने अपना जो ओपिनियन है रिपोर्ट में वो डिस्क्लेम किया है। ठीक है, वो कोई ओपिनियन देना नहीं चाहता, तो दैट्स आल्सो इंफॉर्मेशन, राइट। Most of the auditors work in forming the audit opinion consist of auditing and evaluating the audit evidences. The auditor uses various audit procedures। तो बार बार ये audit procedures आ रहे हैं, तो audit procedure जैसे कि reconfirmation है, inspection है, ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, ठीक है, इंक्वायरी है। नाउ लिमिटेड एश्योरेंस, रीजनेबल, यहाँ पे देखिए, रीजनेबल एश्योरेंस इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जिनकी क्वांटिटी भी सटीक है, जो रेलेवेंट भी है, रिलायबल भी है। क्यों? वो ऑडिट रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, ऑडिट रिस्क को कम करते हैं। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है तो वो ओपिनियन देगा है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो वो ओपिनियन देगा कि नहीं, राइट। Now, essay 330 requires, very important, essay 330 requires to conclude whether sufficient appropriate audit evidences has been obtained to reduce। भैया क्यों ऑडिट एविडेंसेस चाहिए? ताकि आपका जो ऑडिट रिस्क को आप एक्सेप्टेबली लो लेवल करें। एक्सेप्टेबली लो लेवल का मतलब जितना हमने ट्राई किया था भैया उतने हिसाब से हमने ऑडिट एविडेंसेस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट करे हैं, जिसकी जो कि ऑडिट रिस्क यानी कि इन एप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दिया जाए उसके रिस्क को कम कर देते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है कि ऑडिटर ओपिनियन क्या होता है, प्रोफेशनल जजमेंट पे बेस्ड होता है। तो कई बार एविडेंस से भी रिवर्स
डायरेक्शन में आपको ऑडिट ओपिनियन चला जाता है, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा। तो ये क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल्स आप पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या है ये। मैं पढ़वा देती हूँ। देयर वर अ पार्टनरशिप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वीएम एंड एसोसिएट। मिस्टर एम इज about a partner of VM and associate. While explaining to his audit team member about the importance of audit evidence, informed them sufficiency and appropriate. Mr. A, one of the member of audit team of VM associate, was view that sufficiency of audit evidence means simplicity. Sufficiency का मतलब होता है simplicity, but it's not correct. Sufficiency means related to the quantity of audit evidences, right? Okay. Further, auditor judgment as a sufficiency may be affected. Sufficiency का मतलब क्या है भैया, कितनी क्वांटिटी के प्रूफ यूज करें। आप बोलेंगे आप क्वांटिटी का मतलब है आप सेल्स आपकी करोड़ों में हुई है, तो मैम एक सेल्स 100 रुपए की भी है, एक सेल्स 200 की भी है, एक सेल्स लाख में भी है, तो सारे वाउचर्स को यूज करना है क्या, सारे रिक्विजिशन रिसिप्ट देखने हैं, तो उसमें क्या क्वांटिटी यूज करें। तो आपके तीन तरीके से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि ऑडिटर के जजमेंट, ये तीन फैक्टर है जो कि ऑडिटर के जजमेंट को इफेक्ट करते हैं while choosing the quantity of audit evidences. First one is material. मटीरियल का मतलब है कोई भी ऐसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसा अकाउंट बैलेंस या कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जो कि ऑडिटर को लगता है कि भैया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो जिसके होने या ना होने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो इंटेंड यूजर्स के डिसीजन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इंफॉर्मेशन हो जाती है मटेरियल। अगर शॉर्ट में बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप करोड़ों में टर्नओवर है आपकी सेल्स रेवेन्यू, पर एक पर्टिकुलर डेट में 5 लाख की सेल्स हुई है, सिर्फ कितनी हुई है सेल्स, और वैसे आपकी हमेशा 50 लाख ही आती है, तो लेकिन 5 लाख की कैश में हुई है, दैट इज मटेरियल, दैट इज मटेरियल, तो ऑडिटर को वो चेक करना है। सेकेंड है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर ऑडिटर को लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क दोनों ही मौजूद है, यानी इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है या फिर कोई इनहेरेंट फ्रॉड से रिलेटेड है या कंट्रोल सही नहीं है, तो किसी भी ट्रांजेक्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट मौजूद है, तो ऑडिटर उसकी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकता है, और इसलिए बढ़ाएगा चेक करने। नेक्स्ट है साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ, तो ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे या उसके टर्नओवर पे, पॉपुलेशन पे बेस होता है कि ऑडिटर कितनी क्वांटिटी के ऑडिट एविडेंसेस लेंगे। ठीक है, नाउ ठीक है, इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में। ठीक है, ऑडिट एविडेंसेस, सॉरी ऑडिट एविडेंसेस के बारे में पढ़ा। जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आपने देखा वो आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में कवर कराऊंगी। ठीक है, तो आज का ये है, आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी जल्द। ठीक है, अब साथ ही साथ कवर कर कीजिए। अब इसकी आपका काम क्या है, आप इसकी रीडिंग लीजिए, अपने मॉड्यूल टेस्ट अपने नोट्स में से पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो मुझसे जुड़ने के लिए, हमारी टीम से जुड़ने के लिए वहां पे आप आइए, पेड सेक्शन सब चीजें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर क्लासेस। अच्छी लगी है या अच्छी मतलब आपको समझ आया, दैट यू अंडरस्टूड, मेरी शक्ल पे मत जाना, दैट यू अंडरस्टूड, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।